कि आप सभी अच्छे हैं। तो मैं आज लेकर आई हूं स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्लास 11th केमिस्ट्री का चौथा और आखिरी वीडियो। और इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं शेप्स एंड एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इतना ही नहीं, इसके अंदर हम पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हुंड्स रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी, ऑफ बॉ प्रिंसिपल, ये सारी चीजें कवर करेंगे। इनफैक्ट जितनी भी चीजें हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड विथ एग्जाम्पल्स कवर करेंगे। तो घबराने की कोई बात नहीं है। बहुत से बच्चों को इन कॉन्सेप्ट्स में कुछ समझ नहीं आता है, थोड़ी क्लैरिटी नहीं मिलती है, बट इस वीडियो को देखने के बाद सबके कॉन्सेप्ट्स होंगे क्रिस्टल क्लियर। तो तैयार हैं सभी लोग? लेट्स गेट स्टार्टेड। पिछले वीडियो में हमने SPDF इन ऑर्बिटल्स के बारे में काफ़ी सारी बातें की। हमने क्वांटम नंबर्स के बारे में भी पढ़ा, राइट। और हमने वहाँ पर यह भी जिक्र किया था कि जो S ऑर्बिटल्स होते हैं वो स्फेरिकल होते हैं, जो P होते हैं वो डम्बल शेप के होते हैं, जो D होते हैं वो डबल डम्बल शेप के होते हैं। बट सवाल ये उठता है कि हमें कैसे पता कि यही इनके शेप्स होते हैं? कौन बताता है हमें? तो बेसिकली हमने ये लॉजिक लगाया, एक्चुअली हमने नहीं, मतलब साइंटिस्ट्स ने ये लॉजिक लगाया कि यार किसी भी ऑर्बिटल का शेप कौन डिसाइड करेगा? ये ऑर्बिटल है क्या? बेसिकली ये हमें ये बताता है कि कहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, करेक्ट। तो यानी कि एक ऐसा बंदा है जो हमें इनके शेप के बारे में कुछ आइडिया दे सकता है। कौन है वो बंदा? साई स्क्वायर, एग्जैक्टली, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। क्योंकि साई स्क्वायर हमें बताता है कि कहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, राइट। तो हमने कहा ठीक है, पकड़ते हैं साई स्क्वायर को। तो एक ग्राफ प्लॉट किया गया साई स्क्वायर का विथ रिस्पेक्ट टू आर। आर मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो उससे हमें आइडिया लगेगा कि कहां पर अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो रह सकता है, राइट। तो अब यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन सामने आई। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं 1s और 2s ऑर्बिटल का, ठीक है। तो दोनों ग्राफ को बिल्कुल ध्यान से सुनना और मेरी बातें भी ध्यान से सुनना, ठीक है। तो सबसे पहले देखो 1s ऑर्बिटल का ग्राफ। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है वो न्यूक्लियस के पास में बिल्कुल पीक पे है, मैक्सिमम है, मतलब न्यूक्लियस के पास वाली जगह में। और उसके बाद ये शार्पली डिक्रीज हो जा रहा है और फिर घट जा रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि न्यूक्लियस के पास में इलेक्ट्रॉन के होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है और उसके बाद धीरे 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 उसकी पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी, राइट। मतलब पास में ज़्यादा है और उसके बाद अचानक से बाहर, मतलब दूर, न्यूक्लियस से दूर इतने इलेक्ट्रॉन्स आपको नहीं मिलेंगे। चलो अब देखते हैं 2s के केस में। अब यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि यार ये ग्राफ जो है ना ये सिमिलर नहीं है दोनों का, है ना। 2s ऑर्बिटल के केस में हम देखते हैं कि न्यूक्लियस के पास में तो मैक्सिमम है, उसके बाद बिल्कुल शार्पली ड्रॉप किया 0 पे, है ना। बट उसके बाद ये फिर से इंक्रीज किया, एक मैक्सिमम पॉइंट तक गया और वापस से डिक्रीज होने लग गया। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब हुआ कि न्यूक्लियस के पास वाले जगह में काफ़ी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसके बाद अचानक से एक जगह आएगा जहां पे इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल नहीं होंगे। क्योंकि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी अगर 0 है इसका मतलब है कि उस जगह पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा आपको। तो उसके बाद अचानक से एक जगह ऐसा आएगा जहां पर इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं होगा, बट उसके बाद फिर से आपको इलेक्ट्रॉन्स दिखने लगेंगे। फिर थोड़ा सा जगह आएगा जहां पर काफ़ी इलेक्ट्रॉन्स दिखेंगे, उसके बाद धीरे धीरे फिर इलेक्ट्रॉन्स होने बंद हो जाएंगे। सिंपल, यही मीनिंग है इसका। तो अब यहाँ पर ये जो पॉइंट्स है जहाँ पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 0 हो जा रही है, यानी कि साई स्क्वायर जहाँ पर 0 है, इन पॉइंट्स को हम कहते हैं नोड्स या फिर नोडल सरफेस। तो घबराओ मत, नोड्स के बारे में हम थोड़ी देर के बाद डिस्कस करेंगे। जब आप थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाओगे इस टॉपिक के साथ तब हम नोड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक समझ आया सबको? ये दोनों ग्राफ समझ आया? अब देखो इन दोनों ग्राफ के हेल्प से हम कैसे इनके शेप्स बताएंगे। तो अब इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर हम 1s और 2s के लिए बनाते हैं डॉट डेंसिटी डायग्राम्स। अब ये क्या चीज़ होती है? तो बेसिकली ये जो प्लॉट्स हमने किया इससे हमें ये आइडिया लगा कि कहाँ पर इलेक्ट्रॉन के होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है और कहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा,
राइट तो उस बेसिस पे हमने बनाया। तो अगर हम देखें तो 1s के लिए हम देख रहे हैं, देखो डॉट से हमने दिखाया कि जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पाए जाएंगे वहाँ पर उतने एकदम डेंस डॉट्स बना दिए, मतलब बहुत सारे घिंजी करके ना बहुत सारे डॉट 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 बना दिया, राइट। और जहाँ पर कम पॉसिबिलिटी है वहाँ पर आप देखो खाली खाली सा जगह है, बहुत दूर दूर डॉट्स हैं। तो 1s के लिए हम देख रहे हैं कि सेंटर के पास यानी कि न्यूक्लियस के पास में बहुत ज़्यादा डेंस है और धीरे धीरे जो है ये इसकी डेंसिटी कम होती जा रही है। और वहीं जब हम 2s की बात कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं न्यूक्लियस के पास में तो डेंस था, बट उसके बाद ये जो बीच वाला पोर्शन है ना, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन पाने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम है, उसके बाद वापस से डेंस है, राइट। तो ये था हमारा डॉट डेंसिटी डायग्राम। तो ये हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, मतलब डॉट्स के डेंसिटी से हमें पता लगता है कि कहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है। अब तीसरे स्टेप में हम क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे बाउंड्री सरफेस डायग्राम्स। इनफैक्ट ये बाउंड्री सरफेस डायग्राम्स जो हैं यही वो डायग्राम है जो हमें ऑर्बिटल के शेप के बारे में बताता है। तो मतलब दे आर गुड रिप्रेजेंटेशंस ऑफ शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स, और वही तो हम ढूंढ रहे हैं, हमारी खोज ही वही है कि ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है। तो इन्हें हम बनाते कैसे हैं, तो बाउंड्री सरफेस डायग्राम नाम से ही पता चल रहा है कि हम कुछ तो बाउंड्री बनाते हैं। किसकी बाउंड्री बनाते हैं, तो वी ड्रॉ अ बाउंड्री सरफेस फॉर विच साइज स्क्वायर इज कांस्टेंट। तो हम ऐसी एक बाउंड्री सरफेस बनाते हैं, ठीक है, ताकि उस पूरे सरफेस के अलोंग जो साइज स्क्वायर की वैल्यू है वो सेम है। मतलब बोलने का मतलब है कि उस बाउंड्री के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सेम है, ठीक है, ओके। तो बट ये हम कहाँ बनाएंगे, तो बेसिकली ये एक ऐसा सरफेस होगा जो एक ऐसे रीजन को एनक्लोज करेगा वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज वेरी हाई। फॉर एग्जांपल अगर इस 1s की बात करें तो हमने ये वाला जो एक सर्कल बनाया है, अभी पेपर के ऊपर तो आपको सर्कल ही दिखेगा, बट रियलिटी में वी आर टॉकिंग अबाउट 3D स्पेस। तो 3D स्पेस में दिस इज एक्चुअली अ स्फीयर। तो अगर हम एक ऐसा सा स्फीयर बनाएंगे तो हम देख रहे हैं कि जो डेंस वाला जगह है ना, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, वो सारा इस स्फीयर के अंदर कवर हो जा रहा है। तो हम एक ऐसा बाउंड्री बनाएंगे ताकि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है वो उस बाउंड्री के अंदर इनक्लोज हो जाए, ठीक है। तो हाँ आप देख सकते हो कि 1s और 2s दोनों के लिए ही वैसा एक बाउंड्री जो है, दैट बाउंड्री सरफेस इज एक्चुअली अ स्फीयर, ठीक है। यहाँ पर भी अब 2s में आप बोल सकते हो कि ठीक है तो हम यहाँ अंदर यूं बना सकते थे, ऐसे करके अंदर इतना छोटा सा एक स्फीयर भी बना सकते थे, बट उससे हमारा पर्पस सॉल्व नहीं होता, क्योंकि उस स्फीयर के बाहर भी यहाँ पर भी तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, राइट। तो इसीलिए जब हमने ये बाहर यूं बनाया तो इससे क्या हुआ, जो बीच वाला हाई डेंसिटी रीजन है वो भी इसके अंदर आ गया, और जो ये वाला हाई डेंसिटी रीजन है वो भी इसके अंदर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम बनाते हैं बाउंड्री सरफेस डायग्राम्स, ठीक है। तो बाउंड्री सरफेस डायग्राम बनाने के लिए दो ही चीज़ें याद रहनी चाहिए कि उस पूरे सरफेस के अलोंग साइज स्क्वायर शुड बी कांस्टेंट, और ये बाउंड्री एक ऐसे रीजन को एनक्लोज करना चाहिए जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी हाई। तो बच्चों हमने ये देखा कि जो s ऑर्बिटल्स हैं दे आर स्फेरिकली सिमेट्रिक, इनका जो शेप है कैसा है, स्फीयर के जैसा है। एक छोटी सी बात यहाँ पे मैं बता दूं कि जनरली क्या होता है ना, ये एक्चुअली हम 3D स्पेस में बात कर रहे हैं, करेक्ट। तो ये जो शेप्स हैं दे आर इन 3D, इसीलिए ये स्फीयर है, बट जब हम इसे ड्रॉ कर रहे हैं पेपर में तो वी आर ड्रॉइंग इट लाइक अ सर्कल, ठीक है। तो इसको दिमाग में रखना, ओके। अच्छा दूसरी बात यह है कि अगर मैं एनर्जीज की बात करूं s ऑर्बिटल्स की, तो हम क्या देखते हैं कि जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जाती है क्या होता है, इनके साइज बढ़ते जाता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल 1s छोटा स्फीयर, 2s उससे बड़ा, 3s उससे बड़ा, 4s उससे भी बड़ा, राइट। तो जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ रही है इसका मतलब है कि न्यूक्लियस से जो है मेरे इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, करेक्ट, जहाँ तक इलेक्ट्रॉन मिल सकता है। तो इसीलिए इस ऑर्बिटल का साइज भी बढ़ता जा रहा है। अब बात करो एनर्जी की, एनर्जी के साथ भी वही हो रहा है, एनर्जी भी जो है वो n के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे उस ऑर्बिटल की एनर्जी भी बढ़ रही है, यानी कि 4s ऑर्बिटल क्या एनर्जी अधिक है 3s ऑर्बिटल से, 3s का अधिक है 2s से, और 2s का अधिक है 1s से। अब बारी है p ऑर्बिटल्स की, ठीक है।
तो p ऑर्बिटल्स का जो शेप होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि ऐसे दो लोब्स होती हैं एंड दे टच ईच अदर एट अ पॉइंट लाइक दिस। ठीक है, अब ये शेप हमने कहां से निकाला? बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने 1s और 2s का शेप निकाला था, लुकिंग एट द ग्राफ ऑफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ठीक है, तो यहां हम देखते हैं कि ये जो दो लोब्स होते हैं ये जहां पे टच करते हैं दैट इज बेसिकली जहां पर न्यूक्लियस है। ठीक है, तो अब आप पूछोगे कि इस केस में मेरा नोडल सरफेस कहाँ पे है, मतलब वो जो सरफेस जहाँ पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 0 होती है वो कहाँ पर है? वो बेसिकली ये जो दो जो लोब्स हैं ये जहाँ पे टच कर रहे हैं उस पॉइंट के अलॉन्ग जो सरफेस है दैट सरफेस इज द नोडल सरफेस। इसीलिए आप नोटिस करोगे कि ये शेप है, इसका मतलब यहाँ पर और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, बट इस सरफेस पे आपको इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा क्योंकि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी उस सरफेस के अलोंग 0 है। ठीक है, अब p ऑर्बिटल में जैसा कि हमें ऑलरेडी पता है कि p ऑर्बिटल में px, py, pz ये तीन ओरिएंटेशंस पॉसिबल हैं, एज इन p सबशेल के अंदर px, py, pz ये तीन ऑर्बिटल्स पॉसिबल हैं, है ना। तो ये जो तीनों ऑर्बिटल्स हैं इनका शेप, साइज, एनर्जी सब सेम होता है। तो फिर अलग क्या होता है? इनकी ओरिएंटेशंस। अगर एक एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है तो दूसरा वाई एक्सिस के अलॉन्ग है तो तीसरा जेड एक्सिस के अलॉन्ग है। सो दैट इज द ओनली डिफरेंस। अगर मैं इनके साइज की बात करूं तो यहां पर भी जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जाएगी इनका साइज बढ़ता जाएगा, एज इन 3p ऑर्बिटल्स जो है वो 2p ऑर्बिटल्स से बड़े होंगे, उसी तरह से 4p ऑर्बिटल्स जो है वो 3p ऑर्बिटल्स से बड़े होंगे। अब बारी है d ऑर्बिटल्स की। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में पढ़ रखा है कि d ऑर्बिटल में टोटल 5 ओरिएंटेशंस पॉसिबल है। मतलब अगर मैं d सबशेल की बात करूं तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग l यानी कि एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होती है? 2। तो यानी कि इसका कॉरेस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के कितने वैल्यूज हो सकते हैं? 2l+1 यानी कि 5, है ना। तो जो पांचों जो ओरिएंटेशन है वो आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये सारे पॉसिबल ओरिएंटेशन हैं ऑफ d ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो जान लो यहाँ ये चीज कि ये जितने भी ओरिएंटेशन हैं दे ऑल हैव इक्विवेलेंट एनर्जी, सबकी एनर्जी इक्विवेलेंट होती है। ठीक है, अब ठीक p ऑर्बिटल और s ऑर्बिटल की तरह यहाँ पर भी जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम 3d, 4d, 5d ऑर्बिटल्स की बात करते हैं तो क्या होता है? n की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती है तो इनका साइज भी बढ़ता है और इनकी एनर्जी भी बढ़ती है। इस पिक्चर को हमने पिछले वीडियो में भी देखा था, बट अब जब हम इसे देखेंगे तो इट विल मेक मोर सेंस, क्योंकि अब हमें समझ आ रहा है कि यार 2s ऑर्बिटल जो है ये स्फीयर क्यों है, 1s ऑर्बिटल जो है ये भी स्फीयर क्यों है, और वहीं 2p जो ऑर्बिटल्स हैं ये इस तरह के डम्बेल टाइप के शेप में क्यों है, राइट। सो दिस इज नाउ मेकिंग मोर सेंस टू अस। तो इससे हमें ये भी दिख रहा है कि जैसे जैसे हम s से p, p से d और अब d से f की तरफ जाएंगे तो जो हमारे शेप्स हैं वो और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे, राइट, क्योंकि उनके और ज्यादा ओरिएंटेशंस पॉसिबल होंगे तो कॉम्प्लेक्सिटी और ज्यादा होती जाएगी। तो अब आपको सबको समझ आ गया होगा कि s ऑर्बिटल स्फेरिकल, p ऑर्बिटल्स डम्बेल और d ऑर्बिटल्स डबल डम्बेल शेप के क्यों होते हैं। बाय द वे आई होप सबको पता है कि डम्बेल क्या होता है, जो आप जिम में यूज करते हो, दैट्स डम्बेल। तो अगर आप p ऑर्बिटल के शेप को ध्यान से देखोगे तो थोड़ा बहुत उससे रिजेंबल करता है, एंड दैट्स व्हाई वी कॉल इट अ डम्बेल शेप। तो बच्चों अब हम बात करने के लिए तैयार हैं नोड्स के बारे में। ठीक है, हमने देखा था नोड्स क्या होता है, वो वाला सरफेस जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0। मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है वो 0 हो जाती है। ठीक है, उसे हम नोड या नोडल सरफेस कहते हैं। अब नोड्स दो तरह के होते हैं, रेडियल नोड्स, एंगुलर नोड्स। अब ये क्या होते हैं? बहुत से बच्चे इसको बहुत गहराई से समझने की कोशिश करते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं इतना डीप में जाऊंगी ही नहीं, मैं सिर्फ आपको एक ट्रिक बताऊंगी जिससे आपको ध्यान रहेगा कि कौन सा वाला कौन सा होता है। रेडियल नोड, रेडियल वर्ड कहाँ से आया है? रेडियस से। रेडियस किसका होता है? स्फीयर का होता है, सर्कल का, स्फीयर का होता है। ठीक है, तो जब कभी भी आपका जो नोडल सरफेस है ना वो एक स्फीयर की तरह है या फिर वो एक स्फीयर के अंदर एक सरफेस है तो वो होता है रेडियल नोड। ठीक है, जैसे कि अगर आप अपने 2s ऑर्बिटल को याद करो, थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था, तो वहां पर हम क्या देखते थे कि न्यूक्लियस के पास में हाई डेंसिटी होती है, उसके बाद एक नोडल सरफेस आ जाता है, तो वो नोडल सरफेस कैसा होता है? स्फीयर के अंदर। सो दैट इज अ रेडियल नोड। ठीक है,
अब दूसरा टाइप का नोड होता है एंगुलर नोड। एंगुलर वर्ड कहाँ से आया है? एंगल से। अब आप कहोगे कि मैम इसका मतलब कुछ एंगल बनाता है क्या नोड? टू सम एक्सटेंट येस, बट हम उतने डीप में नहीं जाएंगे। हमें ये ध्यान रखना है कि एंगुलर नोड मतलब जब कभी भी मेरा नोडल सरफेस जो है ना वो एक प्लेन है या फिर एक कोनिकल सरफेस है। कोन तो पता है ना सबको, कोनिकल सरफेस। अगर एक कोनिकल सरफेस है या फिर एक प्लेन है तो वो मेरा एंगुलर नोड है। जैसे कि पी ऑर्बिटल याद करो, 2px 2py, उनमें क्या होता था? इस तरह का शेप होता है, डम्बल शेप, और उसका नोडल सरफेस कहाँ होता था? एक प्लेन, ये वाला प्लेन। सो दिस इज अ प्लेन, सो दिस इज एन एंगुलर नोड। अब दूसरी चीज जो जनरली आपसे पूछी जाती है कि यार आपको एक ऑर्बिटल दिया हुआ है, आपको बताना है कि इसके कितने रेडियल नोड्स बनेंगे, इसके कितने एंगुलर नोड्स बनेंगे। तो नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स इज ऑलवेज इक्वल टू एल, दैट इज एजीमुथल क्वांटम नंबर। ये तो बहुत ही सिंपल है। और नंबर ऑफ रेडियल नोड्स आप कैसे निकालते हो? n - 1 - l। मतलब अगर आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर पता है तो आप नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स एंड नंबर ऑफ रेडियल नोड्स निकाल सकते हो। तो फिर टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने हो जाएंगे? दोनों को ऐड कर दो ना, यानी कि n - 1 - l प्लस l, तो -l प्लस l कट जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स क्या हो जाएगा? n - 1। क्लियर हो गया? बस यही था रेडियल एंड एंगुलर नोड्स। तो अब क्या करते हैं, थोड़े एग्जांपल्स लेते हैं। कुछ जो अपने ऑर्बिटल्स है ना 1s 2s वगैरह वगैरह, उनके लिए हम नंबर ऑफ रेडियल नोड्स और नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स निकाल के देखते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे हम अपने s सबशेल से, यानी कि 1s 2s 3s। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाओ आप। 1s 2s 3s के लिए आपकी n की वैल्यू हो जाएगी 1 2 3 रेस्पेक्टिवली, और आपकी l की वैल्यू हो जाएगी 0। अब फॉर्मूला लगाओ नंबर ऑफ रेडियल नोड्स, नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स का। आप देखोगे कि 1s 2s 3s के लिए एंगुलर नोड्स, नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स इज 0, इनमें कोई एंगुलर नोड नहीं होता है। ठीक है, 1s के लिए नंबर ऑफ रेडियल नोड्स भी 0 होता है, क्योंकि आप देखो 1s ऑर्बिटल को क्या होता है, न्यूक्लियस के पास बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है और उसके बाद धीरे धीरे कम हो जाती है, कोई नोड नहीं होता है। लेकिन जैसे ही हम 2s को देखते हैं तो बीच में एक नोडल सरफेस आता है, तो यानी कि एक रेडियल नोड है। इसी तरह जब 3s को देखेंगे तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 ऐसे नोडल सरफेसेस आ रहे हैं, तो यानी कि यहाँ पे 2 रेडियल नोड्स हैं। ठीक है, अब बात करते हैं p सबशेल की। तो इसमें हम 2p और 3p की बात करेंगे। ठीक है, तो पहले 2p की बात करते हैं। तो हम देखते हैं चाहे 2px हो, 2py हो या 2pz हो, किसी भी केस में मेरा रेडियल नोड्स है ही नहीं यहाँ पर। क्यों? क्योंकि इन तीनों के केस में नोडल सरफेस कैसा है? एक प्लेन है। करेक्ट, चाहे मेरा px हो या py हो या pz हो, हर जगह मेरा जो नोडल सरफेस है दैट इज अ प्लेन, यानी कि दैट इज एन एंगुलर नोड। अब बात करते हैं 3p की। यहाँ पे बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं। अब जो 3p है, बच्चे कहेंगे कि जैसा 2p में था वैसा ही 3p में होना चाहिए, लेकिन जब हम फॉर्मूला डाल रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि 3p के केस में एक एंगुलर नोड भी है और एक रेडियल नोड भी है। ऐसा कैसे हो गया? अब देखो 3p ऑर्बिटल की जब आप शेप को देखोगे ध्यान से, इस पिक्चर को ध्यान से देखना। ठीक है, आप क्या देखोगे, इसका शेप लगभग है तो 2p के जैसा, बट ये थोड़ा बढ़ गया है, जिसकी वजह से क्या हुआ है, पहले जैसे ये यूं इस पॉइंट पे ज्वाइन होता था, अब क्या हो गया, ये यूं ज्वाइन हो रहा है और यहाँ पे भी थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो देखो इसका डॉट डेंसिटी डायग्राम पे फोकस करो तो आपको समझ आएगा कि बीच में तो एक प्लेन है, एक नोडल सरफेस है, ठीक है, जो कि मेरा एंगुलर नोड है। उसके साथ एक छोटा सा जो है ना मेरा रेडियल नोड भी है। राइट, आप देख रहे हो एक स्फेरिकल सरफेस सॉर्ट ऑफ भी एक है सरफेस जहां पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 0 है। तो इसीलिए जो 3p ऑर्बिटल्स हैं वहां पर एक रेडियल नोड और एक एंगुलर नोड दोनों पाया जाता है। अब अगर हम बात करें d ऑर्बिटल्स की, लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट 3d या 4d, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर हम देखते हैं कि हमारे जैसे 3d ऑर्बिटल्स की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो वहां पे हम देखेंगे कि एंगुलर नोड्स होते हैं बट 2। आप कोई भी पिक्चर उठा लो, देखो यहां पर क्या हो रहा है, इन पिक्चर्स में 2 एंगुलर नोड है, एक ऐसा वाला भी है, एक ऐसा वाला भी है। करेक्ट, तो यहाँ 2 एंगुलर नोड्स है। इनफैक्ट डी का जो ये लास्ट वाला शेप है, जो ओरिएंटेशन है, इसमें आप देखो जो सरफेस है ना दैट इज अ कोनिकल सरफेस। इसीलिए मैंने बोला था एंगुलर नोड का वही होता है जो या तो उसका नोडल सरफेस प्लेन हो या फिर कोनिकल सरफेस हो, तब भी वो एंगुलर नोड में ही काउंट होगा।
ठीक है। तो ये डी का जो लास्ट वाला है उस शेप में आप देख सकते हो उस तरह का कोनिकल नोडल सरफेस है, राइट। तो विद दिस आई थिंक कि रेडियल नोड्स और एंगुलर नोड्स सबको हो गया होगा क्रिस्टल क्लियर, ठीक है ना। तो आगे बढ़े, तो चलो अब हम बात करेंगे एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में। तो शुरुआत करेंगे हमारे प्यारे से छोटे से हाइड्रोजन एटम से, क्योंकि ये सबसे सिंपल है। तो हाइड्रोजन एटम के अंदर हम देखते हैं वहां तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अब वहां पे जो ऑर्बिटल्स की अगर हम एनर्जी की बात करें तो हम देखते हैं कि 1s की एनर्जी जो है इट इज लेस दैन 2s 2p। 2s और 2p की एनर्जी सेम होती है क्योंकि वहां पे n की वैल्यू सेम है। इनकी एनर्जी जो है इज लेस दैन 3s 3p 3d और इनकी एनर्जी इज लेस दैन 4s 4p 4d 4f, ठीक है। अब यहां पर हम क्या देखते हैं, जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ रही है, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रही है, वैसे वैसे क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से दूर जा रहा है, राइट। और जैसे जैसे वो न्यूक्लियस से दूर जा रहा है तो न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है वो कम हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से दूर जा रहा है, तो न्यूक्लियस से इतना बंधा हुआ नहीं है, तो उसकी स्टेबिलिटी कम हो रही है, तो उसकी एनर्जी बढ़ रही है। इसीलिए जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे एनर्जी बढ़ रही है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो ऑर्बिटल्स है जिनकी एनर्जी सेम है, जैसे कि 2s 2p या फिर 3s 3p 3d या फिर 4s 4p 4d 4f, इन्हें हम कहते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो हाइड्रोजन एटम के केस में हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर जो मेन जो इंटरैक्शन है, मतलब जो मेन इलेक्ट्रिकल इंटरैक्शन है वो क्या है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच का अट्रैक्शन। यहाँ पर सिर्फ यही एक चीज़ है जो इस पूरे एनर्जी को डिसाइड कर रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स की, मतलब ऐसे एटम्स जहाँ पर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं। वहाँ पर हम देखते हैं कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का अट्रैक्शन तो है, साथ ही साथ वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के आपस में रिपल्शन भी तो आ गया, क्योंकि वहाँ पर तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, सारे इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज हैं तो वो रिपेल भी तो करेंगे, राइट। तो मतलब मेरी कहानी यहाँ पर हो गई क्या, कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। अब जहाँ मैं इलेक्ट्रॉन के रिपल्शन की बात कर रही हूँ वहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट की हम बात करेंगे विच इज़ कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट। अब ये शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, अब शील्डिंग इफेक्ट जो है ना, ये इसमें ये होता है कि जैसे ये मेरा न्यूक्लियस है और ये मेरे आउटर इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये अंदर इस आउटर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में बहुत सारे और इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये जो बीच वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, दे एक्ट एज अ शील्ड। इनके होने की वजह से जो मेरा बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज को उतना स्ट्रांगली फील नहीं कर पाता है, ठीक है। जैसे यूं समझो, ऐसे ही एक रफ सा एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर एक फ़ैन है, टेबल फैन रखा हुआ है, बहुत गर्मी है, आप फैन के सामने खड़े हो गए हो थोड़े से डिस्टेंस पे, आपको बिल्कुल हवा डायरेक्ट आ रही है, मस्त हवा आ रही है। अब मान लो अचानक से आपका कोई दोस्त आके बीच में खड़ा हो जाए, आपके और फैन के बीच में, तो क्या होगा, अभी भी आपको उतनी हवा आएगी, नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि वो एक शील्ड के जैसे खड़ा हो जाएगा, तो अब आपको हवा कम आएगी। अब दो चार दोस्त और खड़े हो जाएं तो आपको हवा और कम आएगी। तो बेसिकली जो फैन का जो हवा है ना, उसका जो इफेक्ट है वो आपके लिए कम हो गया। सिमिलरली यहाँ पर क्या हो रहा है, जो मेरा न्यूक्लियस है उसका जो पॉजिटिव चार्ज है ना, अब आप उसके उस पॉजिटिव चार्ज को, या फिर ऐसे कह सकते हो कि न्यूक्लियस के उस अट्रैक्शन को अब बाहर वाला इलेक्ट्रॉन फील नहीं कर पा रहा है। क्यों, बिकॉज ऑफ द शील्डिंग इफेक्ट ऑफ द इनर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इसका एक बहुत बड़ा रोल है यहाँ पर। तो कुल मिला के हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर जो एनर्जी है ना, वो सिर्फ n डिसाइड नहीं करेगा, सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिसाइड नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर अट्रैक्शन तो है ही न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, साथ ही इलेक्ट्रॉन्स के आपस में रिपल्शन भी है। तो इसीलिए यहाँ पर L यानी कि एजीमुथल क्वांटम नंबर भी डिसाइड करेगा एनर्जी। तो अगर हम एनर्जी की ट्रेंड देखें फॉर SPDF, तो हम देखते हैं कि S की एनर्जी इज लेस दैन P, P की एनर्जी इज लेस दैन D, D की एनर्जी इज लेस दैन F। अब आप पूछोगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम S की बात करेंगे, राइट, तो S ऑर्बिटल्स जो होते हैं दे आर स्फेरिकल इन शेप। अब चूंकि वो स्फेरिकल होते हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये शील्डिंग और इफेक्टिवली कर पाते हैं, क्योंकि ये आपका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के चारों तरफ अगर आप स्फेयर की तरह हो ना, तो मतलब आप अच्छे से शील्ड कर सकोगे,
राइट तो शील्डिंग ये बेटर कर पाते हैं। दूसरा रीजन ये है कि जो s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, चूंकि ये स्फेयर शेप में होते हैं, तो ये न्यूक्लियस के आसपास ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं और न्यूक्लियस से ज्यादा अट्रैक्टेड होते हैं, मतलब न्यूक्लियस से ज्यादा जुड़े हुए होते हैं। और न्यूक्लियस से अगर ज्यादा जुड़े हुए हैं तो मतलब ज्यादा स्टेबल है, करेक्ट, यानी कि एनर्जी कम है। तो इसीलिए s ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम है, उसके बाद p, उसके बाद d और उसके बाद f। तो बच्चों कुल मिला के हम देखते हैं कि अब जो है मेरी एनर्जी दो चीज पे डिपेंडेंट है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n और अजीमुथल क्वांटम नंबर l। और ये जो डिपेंडेंसी है ना काफी कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत सिंपल नहीं है, बट हम इसे सिंपल बनाएंगे। कैसे? हम बोलेंगे कि यार एक रूल है, सिंपल सा एक रूल है, और वो रूल ये है कि हम निकालेंगे n प्लस एल की वैल्यू। अगर मैं आपको कोई भी दो ऑर्बिटल दे दूं और पूछूं कि किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, आप कैसे बताओगे? इतनी कैलकुलेशन नहीं करोगे कि भाई कौन सा शेप है, कौन शील्डिंग करेगा, कितना शील्डिंग करेगा, कुछ नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? n की वैल्यू लिखेंगे, l की वैल्यू लिखेंगे, n प्लस एल की वैल्यू निकालेंगे। जिसका n प्लस एल छोटा उसकी एनर्जी कम। सिंपल, बहुत सिंपल हो गया। n प्लस एल की वैल्यू निकालेंगे, जिसका n प्लस एल छोटा उसकी एनर्जी कम। अब मान लो कि भाई एक ऐसा सिचुएशन आ गया कि मैम ने दो ऑर्बिटल्स दिए और दोनों का n प्लस एल सेम आ गया। अब क्या करें? जिसके n की वैल्यू कम उसकी एनर्जी कम। ठीक है, ये सिंपल सा रूल हम फॉलो करेंगे। तो बच्चों ये पूरी कहानी मैंने क्यों बताई? ताकि आपको समझ आए कि जो एनर्जी है वो n और l पे डिपेंडेंट क्यों है। और मुझे लगता है कि मेरी इस कहानी से समझ तो आया होगा, राइट? तो चलो फटाफट से देखते हैं एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर लेट अस सपोज कि हमें एनर्जीज कंपेयर करनी है 3p और 4s ऑर्बिटल की। तो हम कैसे करेंगे? 3p के केस में n की वैल्यू क्या है? 3, l की वैल्यू क्या है? p के लिए 1। उसी तरह यहां पर n की वैल्यू क्या है? 4, और l की वैल्यू क्या होती है s ऑर्बिटल के लिए? 0। तो n प्लस l की वैल्यू यहां पर हो जाएगी 3 प्लस 1 यानी कि 4। यहां पर n प्लस l की वैल्यू हो जाएगी 4 प्लस 0 यानी कि 4। ठीक है, अब देखो यहां पर तो दोनों केस में n प्लस l की वैल्यू सेम आ गई। अब हम क्या करें? हमने पढ़ा था कि जब n प्लस एल की वैल्यू सेम हो जाती है तो जिसकी n की वैल्यू कम होती है उसकी एनर्जी कम होती है। तो यहां पर हम देखते हैं कि n इज इक्वल टू 3 जो है दैट इज लेस देन n इज इक्वल टू 4। तो यानी कि एनर्जी ऑफ 3p इज लेस देन एनर्जी ऑफ 4s। तो इस तरह से यूज करते हैं हम इस रूल का। ठीक है, अब यहां पर हम एक इंटरेस्टिंग चीज नोट करेंगे। लेट अस सपोज कि मैं दो डिफरेंट एलिमेंट्स की बात कर रही हूं। ठीक है, लेट अस से मैं बात कर रही हूं से लिथियम और सोडियम की। ठीक है, जिनके दो अलग अलग एटॉमिक नंबर है। लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। अब मैं कह रही हूं कि ऑर्बिटल्स इन द सेम सबशेल, मतलब लेट अस से आई एम टॉकिंग अबाउट 2s ऑर्बिटल फॉर लिथियम एंड 2s ऑर्बिटल ऑफ सोडियम। अब अगर मैं पूछूं कि किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, अभी तक तो हमने यही सीखा कि यार ऑर्बिटल की एनर्जी जो है वो n के वैल्यू पे डिपेंड करती है और l के वैल्यू पे डिपेंड करती है। अब यहाँ पर n और l की वैल्यू तो दोनों की सेम है क्योंकि दोनों ही 2s ऑर्बिटल है, बट ये दोनों जो है दो डिफरेंट एलिमेंट्स के हैं, यानी कि दोनों एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर अलग है। तो उससे क्या हम कैसे बताएंगे कि किसकी एनर्जी ज्यादा है? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर बढ़ने लगता है तो क्या होता है कि न्यूक्लियस में जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है वो भी बढ़ने लगता है। तो पॉजिटिव चार्ज ऑन न्यूक्लियस इंक्रीजेस। कैसे? जैसे मान लो लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, यानी कि लिथियम के न्यूक्लियस के अंदर 3 प्रोटॉन है, तो न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज कितना होगा? +3। वहीं सोडियम का न्यूक्लियस का चार्ज कितना होगा? +11। तो एटॉमिक नंबर बढ़ा तो न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज भी बढ़ गया। अब जहां न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया तो क्या होगा? जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज को ज्यादा एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो वो न्यूक्लियस से ज्यादा जुड़े रहेंगे, राइट? सो बेसिकली कहने का मतलब है कि जो अट्रैक्टिव फोर्स है बिटवीन न्यूक्लियस एंड द आउटर इलेक्ट्रॉन्स, सो अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर इलेक्ट्रॉन, ये क्या होगा? ये भी बढ़ा हुआ रहेगा,
करेक्ट। अब आप कहोगे कि बट मैम बीच में शील्डिंग इफेक्ट भी तो रहेगा, इनर इलेक्ट्रॉन्स भी तो हैं। उनके होने के बावजूद भी चूंकि एटॉमिक नंबर के बढ़ने से न्यूक्लियस का ही पॉजिटिव चार्ज इतना बढ़ जाता है कि शील्डिंग इफेक्ट के रहने के बावजूद भी जो आउटर इलेक्ट्रॉन है दे एक्सपीरियंस मोर अट्रैक्टिव फोर्स बाय द न्यूक्लियस। ठीक है, जब ऐसा होगा, जब आउटर इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ रहेगा तो उसकी एनर्जी कैसी होगी? तो जो एनर्जी ऑफ इंटरैक्शन होगा बिटवीन न्यूक्लियस एंड द आउटर इलेक्ट्रॉन दैट विल बिकम मोर नेगेटिव, क्योंकि उनके बीच का अट्रैक्शन काफी ज्यादा हो रहा है, तो वो जो एनर्जी है दैट विल बिकम मोर नेगेटिव, मतलब उसकी वैल्यू तो बढ़ रही होगी बट इट इज अ मोर नेगेटिव वैल्यू। और मोर नेगेटिव वैल्यू क्या होती है? लेस होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल -2 था, मान लो कोई चीज -2 था, अब -2 से ये हो गया -4, तो 2 से 4 तो बढ़ गया बट माइनस में बढ़ रहा है, नेगेटिव वैल्यू बढ़ रही है, इसका मतलब ओवरऑल जो है आपकी वैल्यू क्या हो रही है? घट रही है। तो इस केस में भी वही चीज हो रही है। तो एनर्जी ऑफ इंटरैक्शन जो होगा बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस वो घट जाएगी बिकॉज इट इज बिकमिंग मोर नेगेटिव। ठीक है, तो कुल मिला के हमें क्या समझ में आया कि अगर एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो एनर्जी जो है वो घटेगा। ठीक है, तो इस केस में हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि सोडियम का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, इसीलिए सोडियम की एनर्जी कम है लिथियम से। तो बच्चों हमारी जो गाड़ी है ना ये काफी आगे तक आ चुकी है और अब टाइम आ चुका है कि हम ये सीखें कि हम एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं। मतलब जब हमने ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर पढ़ना शुरू किया था तो हमारा क्या टारगेट था? ये जानना कि यार एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रहते कैसे हैं। अब कुछ हद तक हम वो समझ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे रहते हैं, बट अब हम क्या चाह रहे हैं कि अगर कोई ऐसा एटम हो जिसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स को हम एग्जैक्टली कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे। सो दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू लर्न। और यहीं पे हम आगे जाके बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, कि किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम कैसे लिखते हैं। और इसे ठीक से लिख पाने के लिए हमें 3 प्रिंसिपल्स अच्छे से पता होने चाहिए: ऑफ-बॉ प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हुंड्स रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे ऑफ-बॉ प्रिंसिपल से। सबसे पहले तो बच्चों मैं ये बता दूं कि ये जो ऑफ-बॉ है ना ये कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है। जनरली क्या होता है, जब कभी भी इस तरह के रूल के नाम आते हैं जहाँ पे कुछ अजीब सा नाम होता है तो हम सोच लेते हैं कि यार ये इसके डिस्कवरर का नाम होगा, बट यहाँ पर ऑफ-बॉ कोई साइंटिस्ट नहीं है। ऑफ-बॉ इज अ जर्मन वर्ड जिसका मतलब होता है बिल्डिंग अप या फिर फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, क्योंकि ये जो प्रिंसिपल है इट टॉक्स अबाउट हाउ द ऑर्बिटल्स गेट फिल्ड। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल कहता क्या है? ये कहता है कि इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम द ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जीज। मतलब जैसे मान लो मेरे पास खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब ऐसे एज्यूम करो, लेट्स से मैं कहती हूँ कि यार मेरे पास लिथियम है, लिथियम के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है। अब इन 3 इलेक्ट्रॉन को मुझे ऑर्बिटल्स पे डालना है, तो अब मैं कौन से ऑर्बिटल में डालूँ, किस बेसिस पे डालूँ? राइट, तो ये प्रिंसिपल कहता है कि जो ऑर्बिटल का एनर्जी सबसे मिनिमम है सबसे पहला इलेक्ट्रॉन उसमें डालो, फिर उससे ज़्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिटल में दूसरा इलेक्ट्रॉन डालो, फिर उससे ज़्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिटल में तीसरा इलेक्ट्रॉन डालो। तो बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कैसे डालो? इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल्स। समझ आ गया? ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन क्या चाहेगा? जो मिनिमम एनर्जी वाला ऑर्बिटल है ना उसको पहले ऑक्यूपाई करते हैं, एंड दैट इज हाउ द ऑर्बिटल्स गेट फिल्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जीज। ठीक है, तो अब जैसे हमारे पास ऑर्बिटल्स कौन कौन से होते हैं? 1s 2s 2p 3s वगैरह वगैरह। अब एक अहम सवाल कि यार मुझे कैसे पता कि किस ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा है और किसकी कम? अरे यार मैंने अभी तो बताया था थोड़ी देर पहले, n+l रूल। n+l रूल लगाओगे तो आपको पता लग जाएगा कि किसका एनर्जी कम है और किसका ज्यादा। चलो लगा के देखते हैं। अब यहाँ पर कुछ ऑर्बिटल्स लिखे हुए हैं, चलो इनकी हम एनर्जीज फाइंड आउट करते हैं कि किसकी एनर्जी कम है किसकी ज्यादा। कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? n+l की वैल्यू से, राइट? तो सबके लिए हम n+l निकालेंगे। ठीक है, तो चीजों को थोड़ा आसान करने के लिए देखो, इसके 1s में n की वैल्यू क्या है? 1 है। l की वैल्यू क्या है? s के लिए l की वैल्यू होती है 0। उसी तरह 2s में n की वैल्यू है 2 और s की वैल्यू है 0। यहाँ पर n की वैल्यू है 2, s की वैल्यू है 1, n की वैल्यू 3, s की वैल्यू 0, n की वैल्यू 3, s की वैल्यू 1। ठीक है, एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, तो n+l की अगर वैल्यू करें तो 1 + 0 विल बी 1, 2 + 0 will be 2, 2 + 1 will be 3, 3 + 0 will be 3, 3 + 1 will be 4।
ठीक है, ऐसे चलेगा। अब जैसे अगर हम 4s की बात करें तो इसका n है 4 और s है 0। 3d की बात करें तो n है 3 और d है 2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 4 + 0 हो जाएगा वापस से 4, यहाँ पर 3 + 2 हो जाएगा 5। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये जो जिस ऑर्डर में मैंने यहाँ लिखा हुआ है दैट इज इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। ठीक है, बट अब आप कहोगे कि मुझे पता कैसे चलेगा कि मतलब किसके बाद क्या आएगा, किसकी एनर्जी किससे ज्यादा है, इसको मैं इतने लंबे से सीरीज को याद कैसे रखूं। बहुत से बच्चों को लग सकता है कि यार 3s 3p के बाद 3d आना चाहिए, फिर 4s आना चाहिए, पहले 2 वाले को खत्म करो, फिर 3 वाले को खत्म करो, फिर 4 वाले को खत्म करो। बट वैसा नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि 3d की जो एनर्जी है वो 4s से ज्यादा है, तो 4s पहले ही घुस जा रही है। तो हम इस सीरीज को याद कैसे रखेंगे? ठीक है, तो याद रखने के लिए एक काफी नोन सा ये एक मेथड है जिससे हम इसे याद रखते हैं। देखो कैसे, ऐसे कुछ नहीं करना है आपको, किसी का एनर्जी कैलकुलेट नहीं करना है, कुछ याद नहीं रखना है, सिर्फ ऐसे लिखते जाओ। 1s, उसके नीचे लिखो 2s 2p, उसके नीचे लिखो 3s 3p 3d, उसके नीचे लिखो 4s 4p 4d 4f, इसके नीचे लिखो 5s 5p 5d 5f, इसके नीचे लिखो 6s 6p 6d 6f। ठीक है, अब क्या करो, इनको जो है ना ऐसे डायगोनल लाइंस बना दो। ठीक है, बना दिया डायगोनल लाइंस। अब क्या करना है, अब देखो कैसे याद रखना है। सबसे पहले 1s, उसके बाद यूं चले जाओ ऐसे, फिर 2s, फिर यूं चले जाओ ऐसे, फिर 2p, फिर 3s, फिर यूं चले जाओ यहां पर, फिर 3p 4s। तो बेसिकली इस एरो के हिसाब से पहले 1s, फिर 2s, फिर 2p 3s, फिर 3p 4s, फिर 3d 4p 5s, फिर 4d 5p 6s। ठीक है, मतलब इस एरो के डायरेक्शन के हिसाब से आप पढ़ते चले जाओ एंड दैट इज द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। ठीक है, तो ये सिंपल सा तरीका है इसे याद रखने का। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, लेट अस सपोज हमने एक एग्जाम्पल लिया, मैंने कहा कि चलो बेरिलियम की बात करते हैं। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4, यानी कि इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब मुझे अगर इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिटल्स में डालना है तो कैसे डालेंगे? ऑफ-बॉ प्रिंसिपल के हिसाब से इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जीज, मतलब जिसकी सबसे कम एनर्जी है उसमें सबसे पहला इलेक्ट्रॉन जाएगा एंड सो ऑन। तो सबसे कम एनर्जी किसकी है? 1s, उसके बाद 2s। तो 1s में एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन जा सकता है, तो 1s2 2s2, ये हो जाएगा बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हालांकि अभी आगे चल के हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में और डिटेल में बात करेंगे, बट अभी सिर्फ ऑफ-बॉ प्रिंसिपल को समझाने के लिए मैं ये एग्जाम्पल दे रही हूँ। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। लेट अस सपोज मैग्नीशियम की बात करते हैं। इसका एटॉमिक नंबर है 12। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा 1s, फिर आएगा 2s। ठीक है, इसी को सीक्वेंस को देखते रहो, फिर 2p, फिर 3s। ठीक है, तो अब 1s में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2p में कितने हो सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 नहीं, 2p। p के अंदर कितने सारे पॉसिबल ऑर्बिटल्स होते हैं? 3, px py pz, राइट। अब px में 2 जा सकते हैं, py में 2 जा सकते हैं, pz में 2 जा सकते हैं, तो कुल मिला के p में 6 जा सकते हैं इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर 6 जा सकते हैं, करेक्ट। s में 2 जा सकते हैं। अब देखो कितने हो गए, 6 + 2 8 + 2 10 + 2 12, तो 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो बेसिकली ये सीक्वेंस जो है मुझे रटने की जरूरत नहीं है, अगर ये बनाना याद रहा तो बस साइड में ये बना लो, 2 सेकंड लगता है, एंड देन जस्ट फॉलो द सीक्वेंस। ठीक है, अच्छा यहां पर जस्ट टू एंश्योर कि भाई एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग, मैं एक बार फटाफट से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि यार मान लो कभी कोई अचानक से उठ के आया और आपको अचानक पूछ लिया कि यार तुमने ये ऑर्बिटल्स तो यहाँ पर लिखे हैं, बट यहाँ पर कुछ कुछ ऑर्बिटल्स तुमने नहीं लिखे हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पर कहीं पे भी 1p नहीं दिख रहा है, मुझे कहीं पर भी यहाँ पे 2d नहीं दिख रहा है, तो 1p 2d इस तरह के ऑर्बिटल यहाँ पर क्यों नहीं है? ना बच्चों, ये बहुत ही टुच्चा सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, क्योंकि ये बहुत लॉजिकल सी चीज है, बट स्टिल मैं बता रही हूं ताकि कोई इसे मिस आउट ना करे। तो ये चीजें मिसिंग क्यों है? क्योंकि हमने पहले ही देखा था कि n के वैल्यू के हिसाब से L जो है वो कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज ही ले सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 1p की बात करूं तो यहां पर n की वैल्यू क्या है? 1 है ना, 1p है तो n की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो
जब n की वैल्यू 1 होती है तो l की वैल्यू क्या हो सकती है 0 to n-1। तो यानी कि n की वैल्यू जब 1 होती है तो l की वैल्यू 0 ही हो सकती है, और l इज इक्वल टू 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा सबशेल होता है s। तो यानी कि 1s पॉसिबल है, बट 1p पॉसिबल नहीं है, क्योंकि p के कॉरेस्पॉन्डिंग l की वैल्यू होनी चाहिए 1। बट जब n की वैल्यू 1 है तब l की वैल्यू 1 हो ही नहीं सकती है, इसीलिए 1p जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक उसी तरीके से 2d भी एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि 2d के केस में हम देख रहे हैं कि यहां पर n की वैल्यू क्या है 2 है, और d के लिए d होने के लिए l की वैल्यू क्या होनी चाहिए 2 होनी चाहिए। लेकिन जब n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू 2 नहीं हो सकती है, क्योंकि l की वैल्यू 0 to n-1 होती है, राइट। तो इसीलिए 2d भी पॉसिबल नहीं है। तो ये बस ऐसे ही एक छोटा सा एक्स्ट्रा बाइट था। अब बात करेंगे पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बारे में। ये प्रिंसिपल कहता है कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन का बिल्कुल चारों क्वांटम नंबर सेम हो ही नहीं सकता है। एक एग्जांपल लेंगे। लेट अस सपोज कि हम 2 इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं जो सेम ऑर्बिटल में है। लेट अस सपोज वो 2px ऑर्बिटल में है, ठीक है। मैं 2 ऐसे इलेक्ट्रॉन की बात कर रही हूं। लेट अस से ये मेरा एक इलेक्ट्रॉन है, ये मेरा दूसरा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है ये 2px ऑर्बिटल में लाई करता है, ठीक है। तो अब इन दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 होगी, l की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, क्योंकि दोनों ही p में है, ठीक है। उसी तरह ml की वैल्यू भी सेम होगी, क्योंकि अगर एक px में होता दूसरा py में होता तब तो ml की वैल्यूज अलग होती, बट चूंकि दोनों px में ही है तो ml की वैल्यू भी सेम है। तो यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सबकी वैल्यूज सेम है। तो इनमें अलग क्या है, इन 2 इलेक्ट्रॉन्स में क्या अलग है? So the only thing that is different is the spin of the electron. तो अगर एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन अप है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन का स्पिन डाउन है ना। तो इसीलिए पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को हम एक और तरीके से स्टेट कर सकते हैं, और वो ये है कि ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स में एग्जिस्ट इन द सेम ऑर्बिटल एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स मस्ट हैव ऑपोजिट स्पिन। तो यानी कि px के अंदर मैक्सिमम तो 2 ही रह सकते हैं, क्योंकि किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और इन दोनों इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन्स हैं ये ऑपोजिट होने चाहिए। अगर एक का अप है तो दूसरा का डाउन, ठीक है। अब जब ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमें समझ आ गया, यहां पर एक और चीज पे ध्यान दे देते हैं कि अगर कभी भी आपको n की वैल्यू पता है, मतलब अगर आपको पता है कि हम किस शेल की बात कर रहे हैं, तो आप ये भी बता सकते हो कि उस शेल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। अभी तक तो हम देख रहे हैं कि यार एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, बट एक शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? शेल के अंदर सबशेल होता है, सबशेल के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं, है ना। तो एक शेल के अंदर टोटल 2n² इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। कैसे? एग्जाम्पल लेते हैं। लेट अस सपोज मैं बात करती हूँ n इज इक्वल टू 1 की। n इज इक्वल टू 1 मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट k शेल। k शेल के अंदर कितने सबशेल्स होंगे? जितनी n की वैल्यू है, n की वैल्यू 1 है तो k शेल के अंदर टोटल 1 सबशेल होगा। कौन सा सबशेल होगा? वो l की वैल्यू डिफाइन करेगा, एंड l की वैल्यू क्या होती है 0 to n-1। तो जब n की वैल्यू ही 1 है तो l की वैल्यू 0 हो जाएगी। l की वैल्यू 0 मतलब इट इज s, तो 1s इज माई ऑर्बिटल। अब किसी भी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो, जब n की वैल्यू 2 होगी तब क्या होगा? आई एम टॉकिंग अबाउट l शेल। इसके कितने सबशेल्स होंगे? जितनी n की वैल्यू है यानी कि 2, तो इसमें 2 सबशेल्स होंगे। l की कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यूज है? 0 और 1 यानी कि s और p, तो 2s 2p। अब देखो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? 2s के अंदर 2x एक ऑर्बिटल है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अब 2p के अंदर क्या क्या है? 2p के अंदर 2px भी है, 2py भी है और 2pz भी है, और ईच ऑफ दीज ऑर्बिटल्स के अंदर 2-2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इसमें 2, इसमें 2 और इसमें 2। तो कुल मिला के यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 2 + 2 + 2 + 2 यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसी तरीके से अगर हम n इज इक्वल टू 3 की बात करेंगे तो हम m शेल की बात कर रहे हैं और इसके अंदर 3 सबशेल्स होंगे। l की वैल्यू 0, 1, 2 हो सकती है यानी कि 3s 3p 3d। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? s के अंदर
2 इलेक्ट्रॉन, P के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन क्योंकि Px, Py, Pz है, और D के अंदर कितने 10 इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि D के अंदर कितने पॉसिबल ओरिएंटेशंस हैं 5, हमने पढ़ा था ना मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के अंदर। तो यहाँ पर टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो देखो हर केस में जो है ना n की वैल्यू अगर 1 है तो 2 into 1 स्क्वायर दैट इज इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। जब n की वैल्यू 2 है तो 2 into 2 स्क्वायर यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। जब n की वैल्यू 3 है तो 2 into 3 स्क्वायर यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग टू n इज इक्वल टू 3। अब हम बात करेंगे हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, तो ये जो रूल है ये बात करता है अबाउट फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स दैट बिलोंग टू द सेम सबशेल। जैसे कि P सबशेल के अंदर Px, Py, Pz ये ऑर्बिटल्स हैं, राइट। तो इन ऑर्बिटल्स को हम क्या कहते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। तो इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स में कैसे फिलअप होते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। तो ये रूल ये कहता है कि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दीज ऑर्बिटल्स, पेयरिंग मतलब जैसे एक ऑर्बिटल में तो 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, राइट, बट हम कैसे इनको फिल करेंगे, पहले हम ऐसे फिल करेंगे कि ये सारे ऑर्बिटल्स में एटलीस्ट एक एक इलेक्ट्रॉन हो, उसके बाद ही हम इनको पेयर अप करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जैसे अगर P के अंदर Px, Py, Pz है तो पहले हम सब में एक एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे, एक एक एक। जब सारे के सारे सिंगली ऑक्यूपाइड हो चुके हैं तभी हम इनको पेयर अप करना शुरू करेंगे, मतलब तभी हम चौथा वाला इसमें डालेंगे, फिर पांचवा वाला इसमें, फिर छठा वाला इसमें। समझ नहीं आया, चलो इसको ध्यान से देखते हैं। लेट अस सपोज हम P सबशेल की बात करते हैं। ठीक है, अब P सबशेल के अंदर Px, Py, Pz ये 3 ओरिएंटेशंस पॉसिबल हैं, राइट। तो P के अंदर जो है ये 3 ओरिएंटेशंस पॉसिबल हैं। अब मान लो इस P सबशेल के अंदर मुझे 4 इलेक्ट्रॉन्स डालने हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को मैं किस ऑर्डर में डालूंगी। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी कि सबसे पहले तो इन तीनों में एटलीस्ट एक एक इलेक्ट्रॉन डालूंगी, मतलब एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। तो अब जो है मेरे तीनों जो ऑर्बिटल्स हैं उसको सिंगली ऑक्यूपाइड हो गए, मतलब उसमें एक इलेक्ट्रॉन एटलीस्ट है। अब चौथे को कहाँ डालूंगी, वापस मैं इसमें पेयरिंग स्टार्ट कर दूंगी। अब अगर मेरे पास पांचवा भी है तो इसमें डाल दूंगी, छठा भी है तो इसमें डाल दूंगी। ठीक है, अब क्या हमें नहीं करना है, जैसे बहुत से बच्चे सोचते हैं कि अच्छा ठीक है मुझे P के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन डालने हैं तो मैं पहले दोनों को इसमें डाल देती हूँ, फिर दोनों को इसमें डाल देती हूँ, डल गए 4। बट ये गलत है, हम इस तरीके से नहीं डालेंगे। हम कैसे डालेंगे, हम पहले इन्हें सिंगली ऑक्यूपाई करवाएंगे। ठीक इसी तरीके से अगर मैं D सबशेल की बात करूं तो D के अंदर कितने पॉसिबल ओरिएंटेशंस होते हैं, 1 2 3 4 5, करेक्ट। तो अब मान लो यहां पर अगर इलेक्ट्रॉन डालने हैं तो सबसे पहले मैं सब में एक एक सिंगल डालूंगी। जब सब में एक एक सिंगल डाल दिया उसके बाद 6th इलेक्ट्रॉन से ही पेयरिंग स्टार्ट होगी। पेयरिंग मतलब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड वन ऑर्बिटल। ठीक है, वो तभी स्टार्ट होगा जब सब ऑर्बिटल में एटलीस्ट एक एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है। ठीक है, तो जब मैं D सबशेल की बात कर रही हूं तो यहां पर पेयरिंग स्टार्ट हो रही है 6th इलेक्ट्रॉन से। जब मैं P सबशेल की बात कर रही थी तो यहां पर पेयरिंग स्टार्ट हो रही थी 4th इलेक्ट्रॉन से। अब ऑन सिमिलर लाइंस अगर मैं बात करूं F सबशेल की तो F सबशेल के अंदर कितने पॉसिबल ओरिएंटेशंस होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो सबसे पहले हम सब में एक एक इलेक्ट्रॉन डाल देंगे, उसके बाद 8th इलेक्ट्रॉन से ही जो है हम पेयरिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए F सबशेल को फिल करते टाइम 8th इलेक्ट्रॉन से ही पेयरिंग की शुरुआत होगी। अब आप पूछोगे कि ऐसा क्यों है कि हम पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं। दैट इज बिकॉज कि ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि हाफ फिल्ड and fully filled degenerate set of orbitals acquire extra stability due to symmetry। जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं या फिर फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं वो एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं, वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, और सभी लोग स्टेबल होना चाहेंगे। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों होता है। जो हाफ फिल्ड होते हैं या फिर जो फुल्ली फिल्ड होते हैं उनमें सिमेट्री होती है, यानी कि वहां पे सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, और जहां सिमेट्री होती है वहां स्टेबिलिटी होती है, राइट। तो इसीलिए जब आप देखोगे जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखेंगे ना, हम इस चीज पे ध्यान देंगे कि कहीं पे भी अगर हाफ फिल्ड स्टेट को लाना पॉसिबल है या फुल्ली फिल्ड स्टेट को लाना पॉसिबल है तो हम लाएंगे, क्योंकि उससे जो है मेरा एलिमेंट ज्यादा स्टेबल रहेगा।
तो बच्चों आपने सीख लिया है तीनों रूल और आप बिल्कुल तैयार हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें यही बताता है कि इलेक्ट्रॉन्स को हम किस तरीके से अलग अलग ऑर्बिटल्स में डालते हैं। तो दो तरह के नोटेशन होते हैं, एक होता है SPDF नोटेशन जिसमें हम सीधा सीधा बताते हैं कि भाई S के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन्स, P के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन्स, D के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन्स एंड सो ऑन। दूसरा होता है ऑर्बिटल डायग्राम जिसमें ना हम डायग्राम की तरह बॉक्सेस बना के एग्जैक्टली दिखाते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे कैसे जा रहा है। तो ये जो ऑर्बिटल डायग्राम वाला नोटेशन होता है ना, इसमें आपको ज़्यादा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिलती है अबाउट ऑल द 4 क्वांटम नंबर्स। तो चलो देरी किस बात की, कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पहले 4 एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। आसान से शुरुआत करेंगे ऑब्वियसली, ठीक है। और ये जो चीज़ है जो मैंने ट्रिक बताई थी सीक्वेंस याद रखने के लिए, वो यहाँ पर बनी हुई है। हाइड्रोजन के अंदर, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 1 है। तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हमें डालने हैं, 1। तो ये ऑब्वियसली पहले वाले ऑर्बिटल में जाएगा विच इज 1s, तो ये हो जाएगा 1s1। हीलियम की बात करें तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक नंबर 2 है, तो ये हो जाएगा 1s2। लिथियम की बात करें तो क्या हो जाएगा, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, तो कहाँ जाएंगे ये 3 इलेक्ट्रॉन, 1s3 नहीं, एक ऑर्बिटल में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, तो ये 1s2। अगला वाला 2s, इसके अंदर 1 जाएगा, 2s1। देखो कितना आसान है। बेरिलियम में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 1s2 2s2। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा ये SPDF वाला कॉन्फ़िगरेशन। जो दूसरा वाला फॉर्मेट होता है उसमें भी डाल के देखते हैं, ठीक है। तो दूसरे वाले फॉर्मेट के हिसाब से अगर ये मेरा 1s है तो इसके अंदर सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। हीलियम के केस में 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। लिथियम के केस में 1s के अंदर 2 रहेंगे और 2s के अंदर 1 रहेगा, ठीक है। अब आप कहोगे कि मैम इसमें तो पहले आपको 2 ऐसे फिल करना चाहिए था, ऐसा नहीं, 1s और 2s, दिस इज 1s, दिस इज 2s। वो किस केस में था, जब एक ही के अंदर मल्टीपल ऑर्बिटल्स होते हैं, मतलब एक ही सबशेल के अंदर जब मल्टीपल ऑर्बिटल्स होते हैं, जैसे कि p के केस में px py pz, वो p के ही अंदर है, लाइक 2p के अंदर ही है, करेक्ट। देखो वो भी एग्जाम्पल अभी आएगा। बेरिलियम के केस में 1s के अंदर आ जाएगा 2, उसी तरह 2s के अंदर भी आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से हमने लिख लिया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलो थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और अगले 4 एलिमेंट्स को देखेंगे, यानी कि बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो बोरोन का एटॉमिक नंबर है 5, तो यानी कि इसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। कैसे डालेंगे हम, 1s2 2s2, s में तो 2 ही जा सकता है, 2s के बाद कौन से वाले का नंबर है, 2p, तो 2p के अंदर हम डाल देंगे 1, ठीक है। अब उसी तरह कार्बन का लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p2, क्योंकि कार्बन में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन में है 7, अब ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p, 2 ही होगा कि 3 होगा, 3 होगा, क्यों, क्योंकि p के अंदर तो 3 ऑर्बिटल्स है ना, px py pz, तो कुल मिला के p के अंदर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स तक जा सकते हैं, राइट। अब ठीक इसी तरीके से जब हम ऑक्सीजन की बात करेंगे तो यहां हो जाएगा 1s2 2s2 2p4, ठीक है। तो ये तो लिख लिया हमने। अब इसे हम देखते हैं डब्बों में डाल के, उससे थोड़ा और क्लियरली समझ में आता है, राइट। तो इसमें क्या है, इसके अंदर 1s में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2s में भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। p जब हम ड्रॉ करेंगे तो p के अंदर हम 3 डब्बे बनाएंगे, px py pz के लिए, है ना। तो इसमें सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। यहां पर जब बात करेंगे तो पहले 2 तो फिल्ड ही रहेंगे, 1s2 और 2s2। उसके बाद जब हम p में जाएंगे तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है। अब बताओ दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, इसी में आएगा कि अगले डब्बे में आएगा, अगले डब्बे में आएगा, राइट। यही तो हमने सीखा था अभी थोड़ी देर पहले, जो हमने प्रिंसिपल्स पढ़े थे, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, कि जब भी इस तरह से हम डालेंगे तो एक ही डब्बे के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो दोनों ऑपोजिट स्पिन के होंगे। और जो दूसरी बात हमने हुंड्स रूल से सीखा था वो ये था कि ये सारे जब सिंगली ऑक्यूपाइड हो जाएंगे तभी हम इनकी पेयरिंग स्टार्ट करेंगे। तो अभी सारे तो सिंगली ऑक्यूपाइड हुए नहीं है, तो ऑब्वियसली हम पेयरिंग स्टार्ट नहीं करेंगे। अब नाइट्रोजन की बात करें तो 1s तो फुल है, 2s भी फुल है, और 2p की अगर बात करें तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, तो हम एक एक सब में डाल देंगे। तो अब जो है ये तीनों जो है सिंगली ऑक्यूपाइड हो गए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब जब ऑक्सीजन की बारी आएगी तो क्या होगा,
तो यहाँ पर पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी, राइट, क्योंकि तीनों में ऑलरेडी एक एक था, बट अब एक और इलेक्ट्रॉन आ गया है तो वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से लिखेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए ये वाला जो फ्लो है ना, ये आपको बिल्कुल बखूबी पता होना चाहिए। एक और छोटी सी चीज यहाँ पर मैं बता दूं कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली फिल्ड शेल्स में रहते हैं उन्हें हम कहते हैं कोर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जैसे कि यहां पर आप देख रहे हो 1s और 2s, ये जो शेल्स है, मैं शेल्स की बात कर रही हूं, शेल के लेवल पे 1s जो है इसमें n की वैल्यू 1 है, तो मतलब K शेल की बात कर रही हूँ। तो K शेल के अंदर जो है जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कंप्लीटली फिल्ड शेल्स हैं, तो ये हैं कोर इलेक्ट्रॉन्स। और दूसरी तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स आउटर शेल्स में हैं उन्हें हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कौन से वाले हैं, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स जो भी शेल का हाईएस्ट n है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 1s जो है 1 कॉरेस्पॉन्डिंग टू n इज इक्वल टू 1, K शेल के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन है वो मेरा कोर इलेक्ट्रॉन है। क्यों? क्योंकि K शेल जो है वो कंप्लीटली फिल्ड शेल है। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं n इज इक्वल टू 2 पे जाती हूँ, दैट मीन्स L शेल, तो L शेल जो है क्या वो कंप्लीटली फिल्ड है? नॉट रियली, क्योंकि 2p जो है ये मेरा फुल्ली फिल्ड तो नहीं है। करेक्ट, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इन्हें हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स या फिर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब देखो होता क्या है कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता चला जाएगा 20, 30, 40, 60 जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा तो मेरा ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ये बहुत लंबा होता चला जाएगा। तो इसीलिए ज़रूरी है दैट वी टॉक अबाउट अ सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ये सिंप्लीफाइड वर्जन क्या होता है, यहाँ पर आपको पीरियोडिक टेबल दिख रहा होगा। ठीक है, तो सिंप्लीफाइड वर्जन में लिखने के लिए जो हमें काम आता है वो है नोबल गैसेस। ठीक है, ये ग्रुप 18 में जो ये गैसेस हैं दीज आर आवर नोबल गैसेस। ठीक है, नोबल गैसेस की खास बात क्या होती है, ये नॉन रिएक्टिव होते हैं। नॉन रिएक्टिव क्यों होते हैं? क्योंकि जब आप इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो आप ये देखोगे कि ये इनके पास जो है ना फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं। इनके ऑर्बिटल्स फुल्ली फिल्ड होते हैं। फुल्ली फिल्ड होते हैं तो वो एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं, तो उन्हें किसी से रिएक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं होती है और इसीलिए ये नॉन रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, अचानक मैं नोबल गैस के बारे में क्यों बता रही हूँ? क्योंकि सिंप्लीफाइड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में नोबल गैसेस का रोल है। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं। लेट अस सपोज वी टेक एग्जांपल ऑफ सोडियम। तो हम पहला एग्जांपल लेते हैं सोडियम का। ठीक है, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 11। तो अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगी तो वो कुछ ऐसा होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाइड वर्जन में लिखने के लिए मैं क्या करूंगी कि सोडियम के पहले जो भी नोबल गैस आया था, अब जैसे सोडियम से पहले कौन सा नोबल गैस आया था? नियॉन। नियॉन ही लास्ट नोबल गैस था, जिसके बाद सोडियम आ रहा है, राइट। तो मैं क्या करूंगी कि ये जो पहला वाला पार्ट है ना, इसमें से जितना पार्ट नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन है उसके बदले में मैं डायरेक्ट नियॉन लिख दूंगी। मतलब जैसे सोडियम से पहले नियरेस्ट नोबल गैस नियॉन है, राइट। नियॉन का एटॉमिक नंबर क्या है? 10। और नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2, 2s2, 2p6। तो मैं क्या करूंगी, ये 1s2, 2s2, 2p6 इस पूरे चीज के बदले में मैं ऐसे थर्ड ब्रैकेट में नियॉन लिख दूंगी और उसके बाद लिख दूंगी 3s1। तो ये मेरा सिंप्लीफाइड वर्जन हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन है वो कॉन्फ़िगरेशन फॉलोड बाय 3s1 एंड दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम। तो ये हो गया मेरा सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। ठीक है, लेट अस सपोज हम कोई दूसरा एलिमेंट पिक करते हैं। लेट अस से आई पिक अप स्कैंडियम। ठीक है, तो स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर है 21। ठीक है, अगर इसे मैं नॉर्मल डिटेल तरीके से लिखूं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1। ठीक है, नॉर्मली ऐसा होगा। ठीक है, बट हम ये देखेंगे कि स्कैंडियम के पहले कौन सा वाला लास्ट नोबल गैस पार हुआ है। तो स्कैंडियम से पहले अगर हम देखें तो लास्ट नोबल गैस कौन सा था? आर्गन। करेक्ट, तो लास्ट नोबल गैस आर्गन था और आर्गन का एटॉमिक नंबर क्या था? 18। तो जिससे हम क्या लिख सकते हैं? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2,
3p6। और अगर आप कंपेयर करो ना, देखो नियॉन, आर्गन, सारे नोबल गैसेस की कॉन्फ़िगरेशन में भी सिमिलैरिटी है। 2s2 2p6 था, ये 3s2 3p6 है, और आगे जाते जाओगे तो n की वैल्यू बढ़ती जाएगी, बट जो फॉर्मेट है वो सेम रहेगा। ठीक है, तो स्कैंडियम को मैं क्या लिख सकती हूँ, यहां से लेकर के यहां तक इस पूरे को उड़ा दूंगी और इसके बदले में लिख दूंगी आर्गन, फॉलोड बाय 4s2 3d1। ठीक है, तो इस तरीके से हम सिंप्लीफाइड वर्जन में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। अब यहां पर जो दूसरी इंटरेस्टिंग चीज हम नोटिस करते हैं वो ये है कि जब आप पीरियोडिक टेबल को देखोगे तो आप देखोगे कि जो पीरियड है ना, अलोंग द पीरियड उनके एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी सिमिलर पैटर्न फॉलो होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखो पीरियड 2 को और देखो पीरियड 3 को, तो आप देखोगे कि लिथियम से लेकर के नियॉन तक, यानी कि लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, ऐसे करते 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 अप टू नियॉन का जो पैटर्न है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, और सोडियम से लेकर के मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और जाते 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 अप टू आर्गन तक का जो पैटर्न है, दे आर वेरी सिमिलर। इनफैक्ट पैटर्न में सिमिलैरिटीज आपको थ्रू आउट पीरियोडिक टेबल दिखेगा। इफ यू वांट यू कैन राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे लिथियम का हो जाएगा 1s2 2s1, और वहीं अगर सोडियम का लिखोगे तो क्या हो जाएगा, नियॉन के साथ 3s1। बेरिलियम का लिखोगे तो होगा 1s2 2s2, और वहीं मैग्नीशियम का लिखोगे तो हो जाएगा नियॉन के साथ में 3s2। बोरॉन का लिखोगे तो होगा 1s2 2s2 2p1, और वहीं एल्यूमिनियम का लिखोगे तो हो जाएगा नियॉन उसके साथ में 3s2 3p1। तो आप देख रहे हो पैटर्न में कितना सिमिलैरिटी है। यहाँ 2s1 2s2 है, यहाँ 3s1 3s2 है। लाइक द पैटर्न इज गोइंग इन अ सिमिलर वे। तो बच्चों, मजा आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में। बट यहाँ पर मैं आपको एक चेतावनी दे देती हूँ कि हमारे पीरियोडिक टेबल में कई सारे ऐसे एलिमेंट्स आपको मिलेंगे जो एक्सेप्शंस होंगे, यानी कि जो ये जनरल रूल फॉलो नहीं करेंगे, और आप देखोगे तो उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस थोड़े से वियर्ड होंगे। चलो देखते हैं कुछ ऐसे एक्सेप्शंस। तो अब बात करते हैं कुछ स्पेशल केसेस की। तो हम देखते हैं कि पूरे पीरियोडिक टेबल को अगर हम छान मारे तो वहां पे कुछ कुछ एक्सेप्शंस हैं जहां पर ये जो रेगुलर रूल्स है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के, वो फॉलो नहीं होते हैं। तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जैसे कि क्रोमियम, कॉपर, नायोबियम, मॉलिब्डेनम, रुदेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, गोल्ड, ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं। इनफैक्ट 2-4 और ऐसे एलिमेंट्स हैं जहां जो स्पेशल केसेस के अंदर आते हैं। तो हम यहां पर करके दिखाते हैं। लेट्स से क्रोमियम का, तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर है 24। ठीक है, तो अगर हम जो हमारा बेसिक रूल था ना, अगर उस रूल को फॉलो करते हुए हम क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो कुछ ऐसा होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4। ऐसा होना चाहिए था आइडियली, जो प्रोसेस है उसके हिसाब से। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है, एक्चुअली में कुछ अलग होता है। ठीक है, अब सबसे पहले तो इसको सिंप्लीफाइड वर्जन में लिखते हैं। यहां से लेकर के यहां तक जो है ना, दिस इज बेसिकली आर्गन, तो इसको आर्गन लिख देते हैं। अब हम ये देखते हैं कि लास्ट का जो ये 4s2 3d4 है, ये हम ऐसे ना लिख के हम लिखते हैं 3d5 4s1। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि जो हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। अब यहाँ पर फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल का तो कोई स्कोप नहीं है, लेकिन हाफ फिल्ड तो हो सकता है। डी में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 10। तो अगर डी में 5 इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो डी क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाएगा। तो इसे एक्स्ट्रा स्टेबल बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि एस में जो 2 इलेक्ट्रॉन थे उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन हम डी में भेज देते हैं। ठीक है, उससे क्या हुआ, मेरा डी भी हाफ फिल्ड हो गया और मेरा एस भी हाफ फिल्ड हो गया, तो दोनों एक्स्ट्रा स्टेबल हो गया। तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के चक्कर में हम देखते हैं कि क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो नॉर्मल रूल से हटके है। ठीक है, ठीक इसी तरीके से अगर हम एग्जाम्पल ले कॉपर का, जिसका एटॉमिक नंबर है 29, तो नॉर्मल अगर हम रूल को फॉलो करेंगे कॉपर के केस में, तो ये तो था क्रोमियम। अब कॉपर के केस में अगर नॉर्मल रूल को फॉलो करेंगे तो ये होना चाहिए था 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9। ठीक है, बट यहां भी हम क्या करेंगे, हम देख रहे हैं कि डी में टोटल 10 हो सकता है। 10 हो जाए तो डी क्या हो जाएगा, फुल्ली फिल्ड हो जाएगा, और फुल्ली फिल्ड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाएगा। तो चलो फिर करते हैं इसे एक्स्ट्रा स्टेबल।
कैसे? 4s2 में से एक इलेक्ट्रॉन को हम D को दे देते हैं, तो अब ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये बेसिकली आर्गन है, तो आर्गन लिख देते हैं इसको। यहाँ पर हो जाएगा 3d10 और 4s1। ठीक है, तो अब आप पूछोगे कि ये 3d10 को पहले क्यों लिखा? क्योंकि जब हम फाइनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो उस केस में हम क्या करते हैं, जब इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तब तो इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जीज करते हैं। अब 3p से ज्यादा एनर्जी 4s का है, 4s से ज्यादा एनर्जी 3d का है, बट जब फाइनली उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो हम क्या करते हैं, जितने उस शेल के हैं ना, जैसे 2 वाले पहले लिख दिए, 3 वाले पहले लिख दिए, फिर 4 वाले पहले लिख दिए, तो उस तरीके से उसे हम लिखते हैं। तो बच्चों, क्या आपने सोचा कि यार हम इतना एफर्ट लगा रहे हैं सिर्फ ये सीखने के लिए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमें ऐसा क्या मिल जाएगा? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ये हमें एलिमेंट्स के बारे में काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन देती है। इनफैक्ट ये हमें एलिमेंट्स के बिहेवियर के बारे में काफ़ी कुछ बता सकती है। तो अगर आप पीरियोडिक टेबल को देखो तो आप देखोगे कि एक पैटर्न है, राइट? जैसे S ब्लॉक एलिमेंट्स, P ब्लॉक एलिमेंट्स, D ब्लॉक एलिमेंट्स, F ब्लॉक एलिमेंट्स, ये ऐसे ब्लॉक एलिमेंट्स क्लासिफाई हुए ही हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की वजह से, और इन सब में कुछ ना कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज हैं। इनफैक्ट पीरियोडिक टेबल में अगर आप चले जाओ बिल्कुल लास्ट वाले ग्रुप में, यानी कि ग्रुप 18 में, जहां पर आपको क्या मिल जाएंगे, जहां पर आपको मिल जाएंगे इनर्ट गैसेस जो कि नॉन रिएक्टिव होते हैं, वो रिएक्ट करते ही नहीं है, जैसे नियॉन, हीलियम, आर्गन वगैरह। बट वो ऐसे क्यों होते हैं? अगर आप उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखो तो आप देखोगे कि उन सब में फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, उनके सारे ऑर्बिटल्स फुल्ली फिल्ड होते हैं। और हमें पता है जो फुल्ली फिल्ड होते हैं दे आर एक्स्ट्रा स्टेबल, सुपर स्टेबल, तो उन्हें किसी से रिएक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। वहीं अगर आप हैलोजेंस की बात करो, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, इन सब के अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो तो आप देखोगे कि इनके आउटर मोस्ट शेल की हालत कुछ ऐसी होती है ना कि ये बिल्कुल एक इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए तो मैं बस फटाक से ले लूँ और मैं स्टेबल हो जाऊँ, राइट? तो एकदम ये उतावले होते हैं रिएक्ट करने के लिए, इसीलिए दे आर वेरी रिएक्टिव, करेक्ट? तो इस तरह की कई सारी प्रॉपर्टीज, इनफैक्ट अगर आप मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में जब पढ़ते हो तो आप देखते हो कि मेटल्स की कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती है, नॉन मेटल्स की कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती है, और आप देखोगे कि जितने मेटल्स हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कुछ सिमिलैरिटी होती है, जितने नॉन मेटल्स हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कुछ सिमिलैरिटी होती है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैन एक्चुअली टेल अस अ लॉट अबाउट एलिमेंट्स, और इसीलिए तो इतना सारा टाइम लगा रहे हैं इसे समझने में। चलो भाई, अब एक क्वेश्चन सॉल्व करना तो बनता है। क्वेश्चन कहता है राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग आयन्स: हाइड्रोजन आयन, सोडियम आयन, ऑक्सीजन आयन, फ्लोरीन आयन। ठीक है, हाइड्रोजन माइनस, यानी कि हाइड्रोजन ने एक और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया है, तो यानी कि हाइड्रोजन के अंदर टोटल अभी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2। सोडियम प्लस, यानी कि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है, इसीलिए तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया है। तो अदरवाइज सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन थे, बट अब एक दे दिया है तो अब 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6। ऑक्सीजन के केस में कितने थे? 8 इलेक्ट्रॉन्स थे, बट इसने भी एक दे दिया है, तो अब हो जाएगा 7, तो इसका हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p3। फ्लोरीन की अगर बात करें तो नॉर्मली फ्लोरीन में कितना था? 9, बट फ्लोरीन ने एक और इलेक्ट्रॉन ले लिया है, तो अब इसमें है 10, तो फ्लोरीन आयन का हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द एटॉमिक नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स हुज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय 3s1, 2p3, 3p5। ठीक है, कैसे करेंगे हम इसे? हम क्या करेंगे, हमारा जो सीक्वेंस था ना 1s2, 2s2 ऐसे लिखते जाएंगे, कब तक? जब तक ये 3s1 नहीं आता है, क्योंकि 3s1 हमारा आउटर मोस्ट शेल है, राइट? तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 की जगह लिखेंगे 1, क्योंकि 3s1 है, आउटर मोस्ट जो है वो 3s1 है। अब आप जोड़ लो टोटल इलेक्ट्रॉन, 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 + 1 11, तो यानी कि इसका एटॉमिक नंबर होगा 11, और 11 एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट होता है सोडियम। उसी तरह अगला वाला देखते हैं 2p3, तो ये हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6 ना होके हो जाएगा 2p3, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 5 + 2 7। अब 7 एटॉमिक नंबर वाला कौन सा एलिमेंट होता है? नाइट्रोजन। उसी तरह देखो 3p5, ये हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। अब सबको जोड़ लो तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया 17,
तो एटॉमिक नंबर 17 किसका होता है? क्लोरीन का। तो ये हो गया क्लोरीन। ठीक है, अब आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। विच एटम्स आर इंडिकेटेड बाय द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन? ये कैसे आइडेंटिफाई करते हैं हम? हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2, और उसके अलावा यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 3 है। 3 किसका एटॉमिक नंबर होता है? लिथियम का। तो ये लिथियम है। उसके बाद देखते हैं नियॉन, नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 10। उसके अलावा कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे? 2 + 3 5, यानी कि 15। तो 15 किसका एटॉमिक नंबर होता है? फॉस्फोरस का। उसी तरह आखिरी वाला आप खुद से करो। आर्गन का कितना एटॉमिक नंबर होता है? उसमें जोड़ लो 2 + 1, तो उससे आपको मिल जाएगा एटॉमिक नंबर और आप बता सकते हो कि वो कौन सा। तो बच्चा पार्टी, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के साथ स्ट्रक्चर ऑफ एटम का एक कॉन्सेप्ट सबका क्लियर हो चुका होगा। तो अगर आपको लगता है कि इन चारों वीडियोस को देखकर आपके कॉन्सेप्ट हुए हैं क्रिस्टल क्लियर, तो सभी को पता है कि आपको क्या करना है। आपको कमेंट्स में लिखना है कॉन्सेप्ट हुआ क्रिस्टल क्लियर। तो जितने ज़्यादा मुझे दिखेंगे कॉन्सेप्ट हुआ क्रिस्टल क्लियर, उतनी ज़्यादा मुझे खुशी होगी और मैं उतने ही एक्साइटमेंट से अगला वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि दिस वीडियो वाज यूजफुल। और जिन बच्चों ने मेरे पुराने पार्ट्स नहीं देखे हैं, उन्हें मैं बता दूं कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम को मैंने पूरा कवर किया है 4 वीडियोस में, और ये था चौथा वीडियो। हालांकि इसके बाद एक और वीडियो आएगा जिसके अंदर हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे ऑन स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो जेईई, नीट, बोर्ड्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सभी लोग तैयार रहना, मैं जल्दी ही आती हूँ अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।